आज जिस खेल की हम बात कर रहे हैं वो है शूटिंग और आज हमारे मेहमान हैं संजीव राजपूत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप इंडिया शूटिंग टीम के कोच हैं और 3 बार आपने ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट किया है। बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स की, एशियन गेम्स की, तो आप मल्टीपल टाइम मेडलिस्ट रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपके इलस्ट्रियस करियर के लिए। नेवी में आपने 16 इयर्स काम किया है। तो 1999 में पहले नेवी से जुड़े और शूटिंग बाद में हुई? जी हाँ, पहले तो मैं सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। और हालांकि अभी जस्ट मैंने देखा ही, आपने भी बताया मुझे कि आज डॉक्टर्स डे है, तो उसके लिए सभी डॉक्टर्स को सैल्यूट मेरी तरफ से और प्यार भरा नमस्कार। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी। और अभी आपके प्रश्न पे आते हैं कि हाँ, मैंने 16 इयर्स नेवी में एज अ सेलर जॉब की है। आई गॉट रिक्रूटेड इन 1999 और फिर उसके बाद 3 से 4 साल मैंने कंटिन्यूसली एज अ नॉर्मल सेलर काम किया है। एंड देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ट्राई माई हैंड इन शूटिंग स्पोर्ट्स। और 2002 के आसपास मैंने शूटिंग स्पोर्ट्स स्टार्ट किया एंड इट वर्क रियली वेल, जिसकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली नेवी की शूटिंग टीम में पार्टिसिपेट करने की। एंड आई डिड वेल एंड देन there was no looking back and then I carried forward with it. Yes. जी। But how do you think, जब आपने शुरुआत की अपने इस सफ़र की, तो उस दौर में कभी ये दो राहें थे कि इसको मैं एज अ कंप्लीट प्रोफेशन कभी ले पाऊंगा या नेवी के साथ बैलेंस कैसे करूंगा? देखिए, इसमें मैं अपने आप को बोलूँगा कि मैं थोड़ा सा लकी रहा, क्योंकि मैंने जो भी काम हाथ में लिया, मैंने उसके लिए कभी ये नहीं सोचा कि उसके लिए कोई मुझे दो राह मिलेगा, कि मुझे पास कोई और अल्टरनेटिव है। जो भी एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी भी मुझे मिला, उसको मैंने कभी एज अ कम आंक कर उसको हल्के नहीं लिया। तो मैंने उसको पूरा सीरियसली लिया और आप खुद ही देख रहे हैं सीरियसली लेने की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। जी, और ये जो ब्लेजर आपने पहना है, आप देख सकते हैं 5 rings that depict the Olympic as well। तो 3 बार आप ओलंपिक्स गए हैं। बीजिंग 2008 में आप गए, उसके बाद फिर आप लंदन 2012 और टोक्यो 2020। जी। तो बीजिंग में तो अपना पहला गोल्ड आया था अभिनव बिंद्रा, और हम सब जानते हैं 10 मीटर राइफल में आया एयर था। राइफल में। लेकिन आपका जो इवेंट है, आपने 2 भाग में लिया था, 50 मीटर राइफल, 50 मीटर 3 पोजीशन। हाँ, 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट और सेकंड इवेंट था मेरा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। 3 पोजीशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। वो एक बहुत ही लंबा मैच होता है, सबसे लंबा मैच उसी को कहा जाता है। इसमें 3 अलग अलग पोजीशंस में इंडिविजुअल को शूट करना होता है, रिकॉर्ड शॉट्स देने होते हैं। लाइंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन ऑलमोस्ट सिमिलर है 10 मीटर एयर राइफल, जिसमें अभिनव जी ने मेडल जीता, और इसी में मैंने 2008, 12 और 20 में पार्टिसिपेट किया। जी, और वेपन में क्या फ़र्क है? क्योंकि अभिनव भी यूज़ राइफल कर रहे हैं, आप भी राइफल कर रहे हैं। फ़र्क क्या है दोनों वेपन में और कार्ट्रिज में? देखिए, एयर राइफल इज़ एक्चुअली अ लेड a pellet which is propelled by a compressed air, ठीक है। और जो हमारा .22 का है, इट्स अ नॉन प्रोहिबिटेड बोर वेपन। वी नीड अ प्रॉपर आर्म्स लाइसेंस फॉर इट, और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और प्रॉपर स्पेशलाइज्ड शूटिंग रेंजेस जो सर्टिफाइड होती हैं फेडरेशन की तरफ से, उसी में ही वो चलाया जा सकता है एंड अंडर अ सुपरविजन ऑफ अ कोच। आपने ट्रेनिंग की बात करी। जो लेमैन है, हम तो सोचते हैं बस आप राइफल उठाते हैं और निशाना मार देते हैं, लेकिन उसके पीछे सालों की ट्रेनिंग जाती है और ट्रेनिंग के भी बहुत से भाग होते हैं। उनके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ट्रेनिंग के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आपका एंड्योरेंस पार्ट आ जाता है, आपका पोजीशन बिल्डिंग आ जाता है। पोजीशन बिल्डिंग के भी बहुत सारे सब पार्ट्स हो जाते हैं, जिसमें आपकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बहुत कुछ ऐसा आ जाता है जो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं नहीं बता पाऊंगा। बट इतना ज़रूर कह सकता हूं कि एक एथलीट को तैयार करने में कम से कम 6 से 8 साल मिनिमम पीरियड लग जाता है, अगर उसको एक अच्छे लेवल तक पहुंचना है तो। And it is not only physical training but also mental training is as all necessary. included. Even the psychological part भी आता है, जिसमें उसको हम कंपटीशन करना सिखाते हैं। कॉम्पिटिशन्स के बाद उसको जीतने की एक साइकोलॉजी बिल्डअप कराते हैं। उसके जो मैच होता है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें हम बताते हैं कि यू हैव टू एक्ट लाइक दिस। फिर उसके बाद हम देखते हैं कहाँ कहाँ वीक हो रहा है, तो उसको फिर वापस बुला के हम उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट देते हैं, या यूँ कह सकते हैं प्लेसिबो इफेक्ट देते हैं। जी, अगर हम संजीव की कॉमनवेल्थ अपीयरेंस की बात करें तो सबसे पहली बार 2006 मेलबर्न में, और उसके बाद 2014 में आप ग्लासगो, और 2018 गोल्ड कोस्ट। क्या अनुभव रहा? जी, देखिए, 2006 में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और उस टाइम जो इवेंट में मैंने जीता था वो 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट था। उससे पहले की हिस्ट्री ऐसी है उस इवेंट की कि उसको
इंग्लिश इवेंट बोला जाता था। अच्छा। उसका ऐसा था कि जो इंग्लैंड, वेल्स और उस पार्ट से आते थे शूटर्स, वही जीत के जाते थे। उसके अलावा कोई एशियन नहीं जीतता था। बट उसको ब्रेक करते हुए मैंने ब्रॉन्ज जीता। फिर उसके बाद 2014 में ग्लासगो, जो अभी कॉमनवेल्थ फिर दोबारा से होने वाले हैं, उसमें मैंने सिल्वर मेडल जीता। पर मेरा इवेंट डिफरेंट था, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट था मेरा। अच्छा। अब आप सोच सकते हैं कि उनके ही देश में जाके एक मेडल जीत के आना, इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट। और फिर उसके बाद जब 2018 में ब्रिस्बेन में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स, तो उसमें मैंने विद रिकॉर्ड, विद नेशनल रिकॉर्ड, विद कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड एंड गोल्ड मेडल जीता, जो कि एक 7th गोल्ड मेडल था इंडिया का उस टाइम का। जी, बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन जैसा संजीव राजपूत ने बताया कि जुलाई 2026 में हम आ गए, हैप्पी न्यू मंथ। इसी महीने कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो रहे हैं और ग्लासगो में हो रहे हैं, लेकिन इस बार शूटिंग वहाँ नहीं है शामिल। जी हाँ, एक्चुअल जो होस्ट कंट्री था, इट वाज नॉट द स्कॉटलैंड ग्लासगो, इट वाज ऑस्ट्रेलिया। इट वाज सपोज टू हेल्ड इन विक्टोरिया, पर उस ड्यू टू सम अदर रीजंस, लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल, वहाँ पे उन्होंने नहीं किया। एंड देन एट द लास्ट मोमेंट जो ग्लासगो है उन्होंने उसको लिया, बट लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड लॉजिस्टिक सपोर्ट की वजह से सिर्फ 10 गेम्स ही हो रहे हैं वहाँ पे। जी। आपने अर्जुन अवार्ड जीता, आप ओलंपियन हैं, आपने देश का नाम हर जगह जाकर परचम लहराया, और फिर वो मोड़ आया जब आपने सोचा कि मैं कोच बनता हूँ, आने वाली जो पीढ़ी है उसको गाइड करने का सोचा। वो जो मोड़ था वो कब आया आपके करियर में? देखिए, मुझे अभी कोच बने हुए सिर्फ 3 साल ही हुए हैं। एंड मेरा जो लास्ट इंटरनेशनल था दैट वाज इन इंचियोन इन साउथ कोरिया, और उसमें मैंने गोल्ड जीता था। और उसके बाद आफ्टर लाइक 2-3 मंथ्स आई थॉट कि मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके नेक्स्ट हैं, उसके नेक्स्ट हैं, बहुत सारी जो शूटर्स की जनरेशंस हैं आती जा रही हैं, रिटायर होती जा रही हैं, और मैं वहीं पे टिका हूँ। तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, व्हाई शुड आई वेस्ट दिस एक्सपीरियंस, व्हाई शुड नॉट आई ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इसी को लेके मैंने फेडरेशन से बात की, तो फेडरेशन ने इमीडिएटली बोला कि वी आर हैप्पी टू हैव यू एज अ कोच फॉर द इंडिया टीम। और फेडरेशन का 75 इयर्स का इतिहास हो गया अब। हाँ जी, ये भी एक बहुत ही अपने आप में रिकॉर्ड है। 75 इयर्स इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। हमारा जो फर्स्ट ओलंपिक पार्टिसिपेशन था 1952 फिनलैंड ओलंपिक्स का, उसमें, और फिर हमारे जो महाराजा करनी सिंह जी हैं उनका 5 टाइम ओलंपिक कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक खेलने का जो रिकॉर्ड है 1960 से, वो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। और आज हमारे पास 8 ओलंपिक मेडल्स हैं। आप देखिए, एक अभिनव बिंद्रा, देन राठौर साहब सिल्वर, विजय कुमार सिल्वर, एंड देन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट गगन, मनु भाकर एंड स्वप्निल कुसाले की बात करूंगा क्योंकि वो तो आपका ही इवेंट खेलते हैं। तो अगर इमर्जिंग प्लेयर में देखें, क्या अब जब लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की तैयारी है 2028 की, क्या स्वप्निल से और कौन से खिलाड़ी हैं आपके इवेंट में जिनसे पदक की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, आज की डेट में हमारे पास हर साल हाई परफॉर्मेंस, या यूँ कहें कि पीक परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स रोटेट हो रहे हैं। अच्छा। तो LA को अभी टाइम है, हालांकि उसका जो क्वालिफिकेशन राउंड है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है इसी साल एंड से। तो अब उस टाइम पे कौन एक्चुअल में पीक पे रहेगा उसको प्लेस किया जाएगा और उससे मेडल की उम्मीद की जाएगी। पर आपको लगता है कॉमनवेल्थ में भले 10 खेल हैं और शूटिंग नहीं है, लेकिन कॉमनवेल्थ संपन्न होने के बाद सितंबर में जापान में जो एशियन गेम्स हैं वहाँ शूटिंग शामिल है, तो वो अच्छी तैयारी रहेगी फिर? हाँ, उसका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। उसमें हमारे 3 प्लेयर्स हैं मेरे इवेंट में, नीरज कुमार, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और बाला साहेब रुद्रांश पाटिल। तो ये 3 प्लेयर्स हैं, और मुझे लगता है कि हम इसमें जो कॉमन प्लेयर है रुद्रांश पाटिल, उसके ऊपर काफ़ी दाव लगा सकते हैं। मतलब इन द सेंस मीन्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि उसको लास्ट ओलंपिक्स के टाइम पे भी कुछ पॉइंट्स की वजह से वो रह गए थे सिलेक्शन से। तो ही इज़, आई फील, इन अ वेरी पीक परफॉर्मेंस। एक गुरु होना, एक कोच होना, गाइड होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप तैयारी कर रहे थे एज एन एथलीट और अब आप तैयारी करवा रहे हैं, क्या बदला है इतने दशकों में?
देखिए, एक शॉर्टकट में मैं बोलूँगा कि खुद करना बड़ा इजी है पर करवाना बहुत मुश्किल है, बस यही फ़र्क है उसमें। पर आप शिष्यों को कैसे बताते हैं कि भैया एक शॉट से आप क्वालिफाई करके गोल्ड मेडल भी जीत सकते हैं और एक शॉट ठीक नहीं पड़ा तो आप बाहर भी हो सकते हैं? इसमें मैं थोड़ा सा भगवत गीता का सहारा लेना चाहूँगा कि कर्म पे विश्वास कीजिए। तो हम अपना एक शॉट का जो प्रोसेस है कि उस एक शॉट की प्रिपरेशन के लिए वो क्या क्या स्टेप्स करते हैं, सिर्फ उतना ही फोकस रखो और अपने माइंड को उतने में ही एंगेज रखो और बार बार उसको रिपीट करते रहो, उसके अलावा कुछ थॉट्स नहीं आने चाहिए। सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया है, लोग बहुत जल्दी फेमस होना चाहते हैं, इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचा के आप अपने एथलीट को कैसे तैयार कर पाते हैं? इसमें हमने जैसे लास्ट ओलंपिक्स में भी देखेंगे कि जैसे ही ओलंपिक्स आ जाते हैं तो वी हैव अ स्पेशल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टीम विद अस। तो उनकी निगरानी में उसकी प्रिपरेशन होती है। हम उसमें जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस प्लेयर्स को बोलते हैं कि यू शुड स्टॉप पोस्टिंग एंड रीडिंग एनीथिंग रिलेटेड टू न्यूज़ अबाउट योरसेल्फ और अबाउट एनी अदर प्लेयर। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है कि वो प्रैक्टिकल ग्राउंड में क्या कर रहे हैं उससे जुड़ते हैं और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस पे फोकस करके हम उनको तो आगे ले जा सकते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस होती है और प्राइज मनी मिलता है या फिर सैलरी आती है, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे है, क्या संजीव राजपूत अच्छे शूटर होने के साथ साथ फाइनेंसेस भी मैनेज कर लेते हैं? अभी तक तो कर रहा हूँ सर। जी, और ये बताइए कि क्योंकि भारत अब कॉमनवेल्थ 2030 की मेज़बानी करेगा अहमदाबाद गुजरात में, और ऐसा हो सकता है कि आगे ओलंपिक्स भी भारत को मिले, तो कैसे लगता है आपको भारत एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन बन सकता है? जी हाँ, अगर 2036 का ओलंपिक्स हमें मिल जाता है आफ्टर दी मेलबर्न 2032 ओलंपिक्स, बहुत बड़ा मैं बोलूँगा भारत के लिए एक सौभाग्य की बात होगी, हम सब के लिए, हम सब एथलीट्स के लिए। मैं सिर्फ अपने गेम की नहीं, पूरे एथलीट्स के लिए बोल रहा हूँ कि एक तरह से हमारे लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक उन महान प्लेयर्स को देखना जो हिस्ट्री लिख रहे हैं उनको अपने सामने खेलते हुए देखना, वो बहुत बड़ा एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा संजीव जी, हाल ही में हमने जसपाल राणा जी को खो दिया और बहुत अच्छे शूटर थे, पिस्टल में बहुत से पदक भी भारत के लिए लेकर आए। आपका कैसा रिश्ता था, कैसे याद करेंगे आप जसपाल राणा जी को? देखिए, मेरे बहुत क्लोज रह चुके हैं वो। जब मैंने शूटिंग शुरू की थी तो वो भी शूटर थे, तो हम उस टाइम पे भी इंटरेक्शंस में रूममेट्स भी रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको देख के ही बड़े हुए हैं। और सच बताऊं तो शूटिंग का जब भी नाम आता था तो सिर्फ और सिर्फ जसपाल राणा का नाम आता था जी। उसके अलावा किसी का नाम नहीं आता था। शूटिंग मतलब जसपाल राणा जी। और मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से देहरादून ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम सब सोचते थे कि शूटिंग का एक्चुअल सेंटर ही वहाँ पे है। और जसपाल भैया, मतलब मैं उनको भैया ही बोलता था, ज़्यादा एज में बड़े नहीं थे मुझसे, और बहुत बार रूममेट्स रहे हैं, बहुत मोटिवेशन देते रहे हैं मुझे। बहुत बार ऐसे लाइफ के स्टेजेस आए हैं जिसमें उन्होंने राइट गाइडेंस दी है, जिसकी वजह से मैं कई सारी सब दिक्कतों से निकल के यहाँ तक। संजीव जी, आप नेशनल कोच हैं, जाते जाते सभी एस्पायरिंग शूटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी एस्पायरिंग शूटर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपनी टेक्निक, अपने जो आपका पॉइंट वाइज शॉट प्रोसेस है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप उसके ऊपर फोकस करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जीत सकते। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म आप हासिल कर सकते हैं जी। आगामी सभी टूर्नामेंट्स के लिए सभी शूटर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज कार्यक्रम में आकर शूटिंग के खेल को समझाने के लिए संजीव राजपूत जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। जी, धन्यवाद। थैंक यू।